रक्त। आज हम पढ़ेंगे बच्चों रक्त के बारे में। रक्त क्या होता है? रक्त हमारी बॉडी का पूरे शरीर का 1/15वां भाग होता है। यदि मान लो बॉडी का वज़न 70 किलो है तो उसमें से 5 किलो रक्त होता है। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए इसकी कितनी वैल्यू है, कितनी इम्पोर्टेंस है। सभी रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान से लाने के लिए धमनियाँ, शिराएँ होती हैं और हृदय तक रक्तवाहिनियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। शिराओं में केशिकाओं का जाल फैला होता है, तो ये केशिकाएं ऊतकों और कोशिकाओं में ब्लड पहुंचाती हैं। इसमें रक्त भी शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार का होता है। तो शुद्ध रक्त में लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और प्लाज्मा, मतलब ये इसके अंदर रक्त के अंदर होता है। रक्त में एक हीमोग्लोबिन नामक आयरन तत्व होता है, लोह तत्व। वो ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ये रक्त जो है शुद्ध रक्त कहलाता है। हृदय में रक्त शुद्ध होने का कार्य होता है और अशुद्ध रक्त है वो शिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है और शुद्ध रक्त धमनियों के द्वारा। धमनियाँ और शिराएं, इनका जाल पूरे शरीर में फैला होता है और ये रक्त परिसंचरण का काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि पूरे शरीर में जब रक्त का प्रवाह होता है तो रक्त जो है वो तरल अवस्था में दिखाई देता है। नमकीन, टेस्ट में नमकीन होता है, मतलब क्षारीय होता है, परंतु इसमें ठोस, द्रव दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। अभी हमने देखा कि रक्त की बनावट यदि हम देखें, कंपोजिशन, संरचना को देखें तो इसमें द्रव और ठोस दोनों पदार्थ होते हैं। तो इसमें 2 प्रकार की चीज़ें पाई जाती है। एक तो प्लाज्मा, रक्तवारी या प्लाज्मा 55% होता है पूरे ब्लड में, और दूसरा है ब्लड कॉर्पसल्स, मतलब रक्ताणु, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका। तो मुख्यतः 3 चीज़ें हो गई, प्लाज्मा और रक्ताणु, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका। ये 45% होता है, मतलब प्लाज्मा ज़्यादा होता है हमारे रक्त में, 55%। अभी आपने कोरोना का जो काल चल रहा है इस समय, आपने देखा होगा कि बार बार ये जो कोरोना पीड़ित होते हैं उनके लिए सरकार भी कह रही भाई प्लाज्मा डोनेट करें। जो कोरोना पीड़ित होकर ठीक हो गए हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो ये प्लाज्मा कहाँ मिलेगा? ये प्लाज्मा हमारे रक्त में ही मिलता है और ये एंटीबॉडीज़, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो उत्पन्न करता है। तो ठीक हो गया, जो पर्सन ठीक हो गया कोरोना से, उसके 15 दिन बाद ये डेवलप हो जाते हैं, वो अपने प्लाज्मा दूसरे को दे सकता है, मतलब उसके जीवन को बचा सकता है। अब प्लाज्मा बैंक बनने की भी बात चल रही है। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है। बार बार प्लाज्मा 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 नाम ले रहे हैं, तो प्लाज्मा क्या होता है? ये हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है और रक्त का 55%। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होती है। शेष 8% भाग कार्बनिक और अकार्बनिक का बना होता है, मतलब 90 से 92% इसमें जल होता है। हल्के पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। 1% अकार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें नमक, सोडियम बाइकार्बोनेट मुख्य रूप से होते हैं। रक्त की क्षारीयता का कारण होता है जल के कारण। कार्बनिक पदार्थ जो प्लाज्मा में होते हैं उनमें से कुछ तो प्लाज्मा के संवाहक होते हैं, कुछ संगठक होते हैं। प्लाज्मा को जब हम देखेंगे तो उसका संगठन, उसमें 90 से 92% जल, 8 से 10% ठोस पदार्थ होते हैं। तो ठोस के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन्स, एक तो रक्त प्रोटीन्स पाए जाते हैं,
जैसे ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन मुख्य हैं और इन्हीं के कारण रक्त जो है वो चिपचिपा होता है। तो प्लाज्मा में रक्त प्रोटीन्स होते हैं, उसमें इन प्रोटीन्स में ग्लोबुलिन, सीरम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन मुख्य हैं। ये प्रोटीन के नाम हैं। हार्मोन्स होते हैं रक्त प्लाज्मा में, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे हार्मोन निकलकर सीधा मिल जाते हैं ब्लड में और फिर शरीर के विभिन्न अंगों में जा कर के ये अपना कार्य करते हैं रक्त के द्वारा। एंटीजन्स, एंटीबॉडीज़ होती हैं प्लाज्मा में, एंटीबॉडीज़ भी उपस्थित रहती हैं। ये हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं का ये एंटीबॉडीज़ नाश करती हैं। गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, ये सब इसमें होते हैं। तो जिनको उत्सर्जी जो अंग होते हैं हमारे, वो उत्सर्जी अंग इनको बाहर निकाल देते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको उत्सर्जी अंगों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे स्किन के द्वारा, यूरिन के द्वारा और मलमूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, पसीने के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। फिर है एक ये तो प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा जो है उसका संगठन देखा और उसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे रक्त प्रोटीन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज़, गैसें आदि। अब है रक्ताणु। हम पढ़ेंगे रक्ताणु के बारे में। रक्ताणु लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और रक्त प्लेटलेट्स। जैसे स्वाइन फ्लू वगैरह होता है, डेंगू होता है, तो क्या कहते हैं कि उसकी प्लेटलेट्स बहुत डाउन हो गई हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रक्ताणु में रक्त प्लेटलेट्स, सबसे पहले हम देखेंगे लाल रक्त कणिकाएँ। सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं इनको, हम अपने खुली आंखों से वैसे नहीं दे सकते, नॉर्मल रक्त के अंदर इन कणिकाओं को नहीं चेक कर सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी यंत्र से हम इनको चेक कर सकते हैं। लाल रक्त कणिकाएँ, लाल रक्त कणिकाएँ जिनको बोलते हैं आरबीसी, शॉर्ट फॉर्म, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। तो लाल रक्त कणिकाएँ ये इनकी संख्या असंख्य होती है, 45 से 50 लाख तक ये ब्लड में पाई जाती हैं। छोटी होती हैं आकार में, गोलाकार होती हैं। इनका केंद्र का कुछ भाग चिपटा होता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अभी इसमें आपने देखा होगा ये विभिन्न प्रकार के दिखा रखी है हमने कणिकाएँ, इनको आप देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो आरबीसी जो है, लाल रक्त कणिकाएँ फीके पीले रंग की दिखाई देती हैं, परंतु जब एक साथ इनको इकट्ठे रूप में देखें, सामूहिक रूप में, तो लाल दिखाई देती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, जिससे रक्त का रंग गहरा लाल होता है। इनका जीवन 80 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन 80 से 120 दिन का होता है और वयस्क होने पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। वयस्क होने पर इन आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। स्त्रियों में इनकी संख्या 45 लाख, पुरुषों में 50 लाख होती है। बच्चों में 60 से 70 लाख, मतलब इन आरबीसी की सबसे ज़्यादा संख्या बच्चों में होती है और बच्चों में इनका निर्माण प्लीहा में होता है, स्प्लिन प्लीहा। जब हम लाल रक्त कणिकाओं की बनावट देखें तो 60 से 70% जल, 40% ठोस से बनी होती हैं और ठोस में हीमोग्लोबिन होता है। ये प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन नामक। इनका मुख्य कार्य, लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है बैलेंस ऑफ आयंस, आयनों का संतुलन, गैसों का आदान प्रदान करना,
ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसें जो हैं उनका आदान प्रदान करना, ये कार्य होता है लाल रक्त कणिकाओं का। और आयन का संतुलन करती हैं। लाल रक्त कणिकाओं में ही फॉस्फोलिपिड, पोटेशियम सल्फेट भी होता है। ठीक है, तो हम देखा कि लाल रक्त कणिकाएँ हीमोग्लोबिन में, इनमें ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लेती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। फिर फेफड़ों में जो ऑक्सीजन होता है उससे क्रिया करता है। फिर विभिन्न भाग से आए हुए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फेफड़ों में ला करके छोड़ देता है, जहाँ फेफड़ों से होते हुए ये श्वास नली और नाक से ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गैसों का आदान प्रदान का काम भी ब्लड करता है। फिर श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ, इनका मुख्य काम होता है एंटीबॉडीज़ तैयार करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ये संख्या में कम होती हैं लेकिन आकार में बड़ी होती हैं। RBC से संख्या में कम होती हैं परंतु आकार में बड़ी होती हैं। इनको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये रंगहीन होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है। लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है परंतु इनमें केंद्रक होता है और ये ब्लड में जो भी जीवाणु पाए जाते हैं उनको नष्ट करती है। इनकी संख्या औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मीटर होती है। 6000 से 8000 कण प्रति घन मीटर। बीमारी की अवस्था में संख्या बढ़ जाती है। और इनको रचना के आधार पे 2 प्रकार की बताई है, श्वेत रक्त कणिकाएँ कण रहित और कण सहित ल्यूकोसाइट। इनको भी फिर आगे डिटेल में देखने की आवश्यकता नहीं है। इनका मुख्य कार्य, श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना, फैगोसाइटोसिस। श्वेत रक्त कणिकाएँ हानिकारक जीवाणुओं को मार डालती है, उनका भक्षण कर देती है और ये रोगों से रक्षा करती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। इनकी कोशिकाएं गतिशील होती हैं जिनमें अमीबा की तरह भक्षण करने की क्षमता होती है। ये घावों को भरने में सहायता करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पोषक पदार्थों को पहुंचाती हैं। ये कार्य इनका होता है। लास्ट हम देखते हैं तीसरा, ब्लड में तीसरा जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट्स इनको बोलते हैं रक्त प्लेटलेट। रक्ताणु में तीसरी चीज़ होती है रक्त प्लेटलेट। हमने देखा कि रक्त के अंदर 2 चीज़ें मेन होती है, प्लाज्मा और रक्ताणु। रक्ताणु में फिर 3 चीज़ें होती हैं, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। अब ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। श्वेत और लाल रक्त कणिकाएँ, रक्त में कुछ छोटे छोटे कण भी इनमें पाए जाते हैं। ये इनको बिंबाणु भी बोलते हैं। ये चपटी, सूक्ष्म, गोल और बहुत प्रचुर मात्रा में होती हैं ब्लड में। थ्रोम्बोसाइट्स भी इनको कहते हैं, जो कि रक्त जमने में सहायक होता है। इनका निर्माण भी रक्त अस्थि की लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में ये बनते हैं और कोशिका द्रव में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक नहीं होता है। प्लेटलेट्स की संख्या प्रत्येक घन मिलीमीटर में 2,50,000 से 5 लाख तक होती है और 2,50,000 से 5 लाख तक इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर में होती है। इनका मुख्य काम होता है रक्त को जमने में मदद करना और क्योंकि रक्त में जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदलती है। ये रक्त कोशिकाओं में के छिद्रों को टूट फूट की मरम्मत करती है। इनमें कुछ एंटीजेंस पदार्थ भी होते हैं
जो एंटीबॉडीज़ का कार्य करते हैं। इसके अलावा ये रक्त केशिकाएँ जो हैं ब्लड कैपिलरी के लिए आवश्यक है। ये टूट फूट की मरम्मत के लिए, एंटीजेंस बनाने के लिए आवश्यक है। इस तरह से हमने देखा कि ब्लड जो है उसका कंपोजिशन, उसका संरचना दो चीज़ों से होती है, प्लाज्मा और रक्ताणु से। प्लाज्मा हमने देखा कि रक्त 80 मज्जा में बनता है, मतलब ये इसकी मात्रा 55% होती है ब्लड में, और इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, बाकी इसमें कुछ ठोस पदार्थ होते हैं। रक्ताणु में लाल रक्त कणिकाएँ, श्वेत रक्त कणिकाएँ और बिंबाणु, ये 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि रक्त का थक्का कैसे जमता है, वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। रक्त का थक्का कैसे बनता है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।